नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11 के विद्यार्थियों, आपके लिए एक चुनौती का विषय है कि हमको किताब नहीं याद होती। तो विश्वास मानिए, अगर आप इस चैनल पर आए हो, कुछ सीख कर जाओगे और कमेंट पर आई लव यू सर लिख कर जाओगे। विद्यार्थियों, आइए चलते हैं मुंशी प्रेमचंद पूस की रात। आज मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं। अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो ध्यान से 5 मिनट ही अभी रह लो, मेरे साथ मजा आ जाएगा। बच्चों, पूस की रात हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, जीवन में सब रातें आए, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में पूस की रात ना आए। पूस की रात, वह जाड़े का महीना जिसमें एक हल्कू नामक किसान गरीबी की जकड़न से बंधा हुआ है। बच्चों, पूस की रात में मुख्य पात्र है हल्कू, जिसकी पत्नी मुन्नी, एक उसका कुत्ता है जबरा, और वहीं एक दुकानदार जमींदार है सहना। तो आइए बच्चों, यदि आप इस वीडियो पर प्रवेश किए हो तो आप सुनकर ही जाओ पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद। एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को परिवर्तित भी कर सकती है और सुन करके थोड़ा से विचलित भी कर सकती है आपके मन को। आज एक ऐसा चैप्टर है 11th की किताब का, मेरे प्यारे बच्चों, पूस की रात, जो 11th की ही किताब का नहीं, हर एक श्रोताजन को इस कहानी को सुनना चाहिए। ये किसान की दर्द भरी कहानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। कहानी का मुख्य पात्र हल्कू है, उसकी पत्नी मुन्नी है, और एक उसका जीजान से प्यारा कुत्ता जिसका नाम है जबरा। बच्चों, थोड़ा से आप माइंड को मेरे तरफ ध्यान से जोड़ो, मेरे दिमाग से जोड़ो और कहानी सुनिए। बच्चों, मैंने बताया कि जीवन में सब रातें व्यक्ति के जीवन में आ जाएं, लेकिन कभी भी पूस की रात ना आए। पूस की रात एक ऐसी कठिन रात जो हल्कू की जीवन की सबसे दर्दनाक रात थी। बच्चों, हल्कू ने मेहनत मजदूरी करके खेती से पूरे 3 रुपए इकट्ठा किए थे कंबल लेने के लिए, कि जब ठंड आएगी तब मैं कंबल खरीदूंगा। मुन्नी इन पैसे को बहुत छुपा कर रखी थी। आज होता क्या है? आज होता यह है कि जमींदार सहना आया, हल्कू घर के दरवाजे पे खड़ा है। सहना उसको गाली दे रहा है, कब पैसा दोगे? बच्चों, अपने यहां जमींदारों का यही कार्य था, गाली देना। सोचकर देखिए कितना दर्दनाक है कि जब आपको कोई गाली दे। हल्कू आवाज लगाता है मुन्नी को, जो इसकी पत्नी है। वह आंगन पे झाड़ू लगा रही थी। मुन्नी, मुन्नी, अरे ओ मुन्नी, ला 3 रुपए ले आ, जो कंबल के लिए बचाए थे। सहना आया है। तब मुन्नी झाड़ू लगाते हुए क्रोध से देखती और कहती है, मैं ये 3 रुपए नहीं दूंगी। ये हम 3 रुपए ठंड के लिए एकत्रित किए हैं, पूस की रात के लिए। जब आप खेतों पर जाएंगे, जब खेतों की रखवाली करेंगे, तो ये कंबल के लिए पैसे हैं, मैं नहीं दूंगी। हल्कू धीरे धीरे कदम से घर के अंदर जाता है। घर के आंगन पर हल्कू प्रवेश करता है। जब घर के आंगन पर हल्कू प्रवेश किया तो मुन्नी से कहता है, सहना आया है, लाओ 3 रुपए दे दो। मुन्नी कहती है, मैं नहीं दूंगी। ये 3 रुपए हमने बड़ी मुश्किल से जोड़े हैं। सोचिए आप सभी, ये कहानी सुनकर 3 रुपए का सवाल है जनाब। यही रोटी कपड़ा और मकान है, यही जीवन का संसार है। मुन्नी कहती है, मैं नहीं दूंगी 3 रुपए।
हल्कू अपनी मधुर वाणी में उसको माया के जाल में फंसाता है, कहता है क्या बताओ इन 3 रुपए के पीछे मैं गाली खाऊं? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति इन रुपए के पीछे गाली खाए? भारतीय संस्कृति कहती है कि पति परमेश्वर है। भारतीय संस्कृति कहती है कि पति परमेश्वर है। पत्नी बेमन से वह 3 रुपए हल्कू को दे देती है। वो सोचती है कि मेरे पति ही मेरे परमेश्वर है, कोई मेरे पति को गाली देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज हल्कू वह 3 रुपए लेकर के जैसे घर के बाहर जा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो उसका हृदय निकल रहा हो। और जैसे ही हल्कू वह 3 रुपए सहना को देता है, ऐसा लग रहा था मैंने कलेजा को निकाल करके दे दिया हो। मानो हल्कू ने वह 3 रुपए कलेजे के समान सहना को दे दिए हों। सहना चला जाता है। मुन्नी हल्कू को बड़बड़ाती है कि हमने 3 रुपए ही बचा कर रखे थे और आपने भी वो दे ही दिए। हे भगवान, किसी को गरीबी मत देना। मुन्नी कहती है कमावे धोती वाला, उड़ावे टोपी वाला। कमाते हम गरीब हैं और मौज करते हैं ये जमींदार लोग हैं। वह पूस की रात, शाम का समय हो चुका था। मुन्नी ने कहा कि खेतों की रखवाली करनी ही पड़ेगी। हल्कू चला जाता है। हल्कू खेत में जाता है और उसका कुत्ता जबरा, जो उसे जी जान से प्यारा है, हल्कू जबरा से कहता है तू यहीं रह। लेकिन जबरा को अपना मालिक बहुत प्यारा है। जबरा हल्कू को सूंघते सूंघते उसके साथ खेत चला जाता है। अब धीरे धीरे रात्रि हो गई काफी। वह पूस की रात इतनी भयावह कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी। दांत किटकिटा रहे थे, शरीर पूरा अकड़ा जा रहा था। तब जबरा कू की आवाज करता है तो हल्कू कहता है क्यों रे जबरा, मैंने तो बोला था घर पे रहे, लेकिन तुझको लगता था यहां हलवा पूरी मिलेगा। लेकिन अब क्या हुआ, ठंड लग रही है। एक टूटी सी खाट थी जो उसारा बना लिया जाता है गन्ने का, वैसे ही लेटा था। एक फटी बोरी थी, उसी में जबरा को लौटाता है और हल्कू कहता है हाय रे, यह जीवन की गरीबी किसी को भगवान दिखाए नहीं और ये ठंड कभी जीवन में कभी आए नहीं। जबरा, मैं तो कह रहा था कि तू घर पे रहो, लेकिन तू हलवा पूरी के चक्कर में चला आया है। लेकिन मैं बता दूं यह हलवा पूरी तुमको मिलेगी नहीं, अब तो ठंड ऐसे ही काटनी पड़ेगी। हल्कू ने सोचा कि लाओ थोड़ा सा चिलम पीता हूं, शायद थोड़ा से गर्मी आ जाए। लेकिन यह केवल एक भ्रम था, चिलम पीने से कभी गर्मी नहीं आती है। हल्कू वहीं पड़ी आग से चिलम भरता है और 2-3 चिलम मारता है। जबरा से कहता है क्यों, तू भी पिएगा क्या? ठंडी तो दूर नहीं होती, बस थोड़ा से गर्मी आ जाती है, थोड़ा से गर्मी आ जाती है। ठंडी तो दूर नहीं होती, बस थोड़ा सा गर्मी आ जाती है। फिर अत्यंत उत्तेजित स्वर में जबरा कूकता है, कहता है क्यों भाई जबरा, तू भी पिएगा क्या? हल्कू देखता है, तब तक पछुआ पवन चलने लगती हैं और जैसे ही पछुआ पवन चलती है मानो ऐसा लगता है ओस की बूंदे, ये सर्द हवाएं सीधा हल्कू के शरीर को ठंडक पहुंचा रही हैं, जिससे पूरा शरीर हल्कू का कांप रहा है। हल्कू कहता है ये राण पवने अभी ही आएंगी, ये राण पवने लगता है इस बार मार ही डालेंगी। क्यों भाई हल्कू, बहुत ठंडी लगती है क्या? हल्कू ठंड के कारण कांप रहा था। फिर थोड़ी देर बाद चिलम भरता है, जबरा की आवाज आती है। हल्कू को पता चल गया कि जबरा को ठंड लग रही है। ऊपर सब
ऋषि की ओर देखता है, कह रहा है अभी तो रात बहुत बाकी है, लेकिन ये रात पौने लगता है आज मार ही डालेंगे। जबरा आजा। जबरा कू कू करता है क्योंकि जबरा को भी ठंड लगती है। अब रात जैसे ही थोड़ा से बीतती है, ठंड और बढ़ रही है, रात पौने और चल रही हैं। सोचो, वह बेचारा 3 रुपए कंबल के लिए बचाया था, आज सहना, वो 3 रुपए ले जा गया, अब पूरा गरीबी की तार तार कर दिया। बच्चों, इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में सब प्रकार की रातें आए, कभी भी पूछ की रात ना आए। वह हल्कू की दुख भरी कहानी अब ये कौन ही जाने। हल्कू कहता है, भगवान गरीबों को ही ठंड लगती है, अमीर तो राज कर रहे हैं, वो तो मौसम का एंजॉय ले रहे हैं, ठंड का आनंद ले रहे हैं क्योंकि उनके पास वस्त्र हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब जबरा कूकी मारता है, कह क्यों रे जबरा, हलवा पूरी खाने आया था। अब हल्कू को ठंड और लगती है। हल्कू पूरे शरीर को जकड़ लेता है, उसको लगा कि शायद ठंड दूर हो जाए, दांत किटकिटा रहे थे। हल्कू फिर चिलम भरता है और पीता है, कहता है ठंड तो नहीं जाएगी, बस मन को थोड़ा से संतोष हो जाएगा। तब जबरा को उठाता, अपने सीने से लगाता है। जबरा जो कुत्ता है उससे दुर्गंध आ रही थी, लेकिन आज जैसे ही जबरा को सीने से लगाता है, जबरे की हृदय की धड़कन और हल्कू के हृदय की धड़कन जब मिलती है, ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे अपने सगे भाई मित्र से भी नहीं हो रहा हो। इतना प्यार दिख रहा था कि इस ठंड भरी रात में केवल मेरा साथ जबरा ही है। कहता है, जबरा ये कष्ट के दिन हैं, जल्द ही कट जाएंगे। जबरा कहता, आजा मेरे सीने से लगकर सो जा। दोनों सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर ये राण पौने जो पछुआ पवन चलते हैं, पछुआ से चलने वाली हवा को पछुआ पवने कहते हैं, जिसे राण पवनों के नाम से हल्कू बुलाता है। थोड़ा ठंड और बढ़ रही थी जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी। हल्कू ने कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तब तक जबरा भौंकता है क्योंकि खेत में नीलगाय आ गई थी। बच्चों, हल्कू उस रात अपनी फसल को बचाने आया था जो नीलगाय से तबाह हो जाती थी। हल्कू कहता है, चल जबरा देखते हैं, ठंड ऐसे नहीं कटने वाली, कुछ शायद मिल जाए। हल्कू की खेत से थोड़ी ही दूर पर आम का बागान था, वहां सूखी पत्तियां पड़ी हुई थी। जबरा देखता है, भाव भाव करता है और हल्कू के साथ चला जाता है। हल्कू ने जैसे आम की पत्तियों को देखा, पूरी आम की पत्तियां और डाली इकट्ठा की और उस पर आग लगा दिया। तो जबरा खुशी से नाच उठता है। हल्कू कहता है, आओ तुम भी आग ले लो, और दोनों एक दूसरे के साथ उसी आग में खेलते हैं। ऐसा लग रहा था पूरे जीवन का आनंद पा रहे हों। वो गरीबी क्या क्या दिन दिखाएगी ये किसी को नहीं मालूम। जबरा आग से इस पार उस पार कूदता है। हल्कू कहता है, ऐसा ही खेल खेलो, ठंड चली जाएगी। धीरे धीरे आग कम होती जा रही थी, जिससे उनकी शरीर पर गर्मी उत्पन्न हो रही थी। हल्कू वहीं अपनी चादर बिछाता है और सो जाता है। यहां नीलगाय पूरे खेत को तहस नहस कर देते, जबरा भौंकता रहता है। हल्कू कितनी प्यारी नींद आ रही थी। वो बंद आंखों से देख रहा था कि जबरा भौंक रहा है, और जबरा देख रहा था कि कोई खेत को तबाह कर रहा है। लेकिन आज हल्कू को बहुत प्यारी नींद लग रही थी, क्योंकि थोड़ा से गर्मी शरीर पर उत्पन्न हो रही थी। आग बुझती है और उसी के बगल में हल्कू सोता है। सुबह हो जाती है। नीलगाय पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। मुन्नी वहीं पर लाठी लिए खड़ी थी। अरे उठोगे भी कि मर गए? हल्कू देखता है, क्या हुआ? खेत मुन्नी डांटती है, पूरा खेत बर्बाद हो गया है, अब हम क्या खाएंगे? ये गरीबी न जाने क्या क्या दिखाएगी। कमाते हम हैं, उड़ाता कोई और है, फिर वही मजदूरी करे। मैं तो कहती हूं या खेत लेना बंद कर दो
हम मजदूरी करके ही अपना पेट पाल लेंगे। लेकिन नहीं, आप ही कहते हो कि खेती से कुछ मिलेगा तो हम कर्ज चुका देंगे। मैं कहती हूं कि मजदूरी ही करो। जबरा जागता है, खेत की ओर देखता है। आज उस पर अत्यंत प्रसन्नता थी कि आज के बाद मुझे खेत पर नहीं आना पड़ेगा। सोचो ये गरीबी क्या करती है। आज जबरा देखता है कि मेरा सेठ झूठ बोल रहा है, मेरा मालिक। हल्कू कहता है, अरे भाग्यन, अहो भाग्य, तुमको पति की चिंता नहीं, खेत की चिंता है। मेरी रात में तबीयत बिगड़ गई थी, पेट दर्द कर रहा था, मैं दवा खाकर लेट गया, कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं। तुम्हें पति की चिंता ही नहीं। हल्कू अपनी बातों पर अपनी पत्नी को प्रेम जाल में फंसा लेता है। पत्नी कुछ कह नहीं पाती, चुपचाप घर चली जाती है। हल्कू को इस बात की खुशी थी कि अब मुझे खेत पे नहीं आना पड़ेगा, अब मुझे इन रातों पर जागना नहीं पड़ेगा। यह है बच्चों एक संघर्ष की कहानी हल्कू की। सोचिए जीवन में हर रात आती है, लेकिन कभी भी ऐसी रात ना आए जिसे हम पूष की रात कहते हैं। बच्चों इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सब प्रकार की रातें आए, पर कभी भी पूष की रात ना आए। एक किसान के लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है कि उसकी गरीबी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी आपको यह कहानी, मुझे अवश्य बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अति सुंदर लगेगी। आइए चलते हैं, इस पाठ के प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं और मजेदार तरीके से फिर सीखते हैं। क्या तैयार हो आप लोग? क्या तैयार हो आप लोग? तो क्या तैयार हो आप लोग इस अध्याय को पढ़ने के लिए? तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। अब आएगा मजा, क्योंकि आपको पूरी कहानी याद हो गई। हल्कू हल्कू हल्कू। तो आइए बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जन्म 31 जुलाई सन 1880। मुंशी प्रेमचंद जन्म कब हुआ बच्चों? तो जन्म हुआ 31 जुलाई 1880। निधन कब हुआ इनका? 8 अक्टूबर 1936। निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936। जन्म स्थान ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश पर इनका जन्म हुआ। बच्चों इनका जन्म निधन याद कर लो। इनकी रचना या मूल नाम घनपत राय, आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से लिया। आरंभिक प्राचीन पे इनका जो लेखन था वो नवाब राय के नाम से था। माता पिता, माता का नाम आनंदी देवी एवं पिताजी का नाम मुंशी अजायब राय। क्या बच्चों? अजायब राय। बच्चों शिक्षा 1910 में इंटर और 1919 में बीए। 1910 में इंटर पास किया इन्होंने और 1919 में बीए की परीक्षा दी। तो एक बार फिर से, जन्म है 31 जुलाई 1880, निधन है 8 अक्टूबर 1936। जन्म स्थान ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मूल नाम घनपत राय, आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से। माता पिता आनंदी देवी, मुंशी अजायब राय। शिक्षा 1910 में इंटर, 1919 में बीए पास किया। वृत्ति इनकी प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते रहे, अध्यापकी की, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी छोड़ दिया इन्होंने। सोचो आज जिस नौकरी के लिए हम मर रहे हैं ये लोग छोड़ दिए। संपादन मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस। प्रमुख कृतियां सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि मौलिक उपन्यास, लगभग 300 कहानियां, मानसरोवर, अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियां आदि विविध प्रसंग में संकलित अनेक अनुवाद। बच्चों ईद की मंगल रात पर प्रेम के नशे में एक गोरे रंग के सैनिक ने बूढ़ी काकी को परमेश्वर माना। इनकी रचनाओं की ट्रिक है मुंशी प्रेमचंद की। आइए दिखा देता हूं आपको। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की एक ट्रिक है, क्या है आइए दिखाता हूं। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसी शानदार ट्रिक मैं बताऊंगा। मुंशी प्रेमचंद। तो बच्चों आइए मैं एक ऐसी शानदार इनकी ट्रिक बताने वाला हूं। आप कहोगे गुरुजी दिल मांगे मोर, मजा आ गया। तो क्या है भैया? तो आप कहोगे कि ईद की मंगल रात पर। कहां भैया? ईद की मंगल रात पर, 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 ईद की मंगल रात पर
प्रेम के नशे में, प्रेम के नशे में, प्रेम के नशे में, प्रेम के नशे में एक गोरे रंग के सैनिक ने, 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 एक गोरे रंग के सैनिक ने बूढ़ी काकी को परमेश्वर माना, 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 बूढ़ी काकी को क्या माना भैया? परमेश्वर माना, बूढ़ी काकी को परमेश्वर माना। ये एक शानदार ट्रिक है बच्चों, आप इसके माध्यम से जानेंगे। कहीं गुरुजी ये कैसे ट्रिक है, तो मैं ये आपको बताता हूं। तो भैया ईद की मंगल रात पर प्रेम के नशे में एक गोरे रंग के सैनिक ने बूढ़ी काकी को परमेश्वर माना। एक शानदार ट्रिक है बच्चों। देखो ईद का मंगल मतलब है ईदगाह, एक रचना है, यहां से आप देखोगे तो ईद का मतलब है ईदगाह। रचना का नाम क्या है बेटा? ईदगाह। रट लो, बहुत बढ़िया है, ईदगाह। मंगल का मतलब क्या है बच्चों? मंगल सूत्र। मंगल का मतलब क्या है बच्चों? तो आप बोले गुरुजी मंगल का मतलब है मंगल सूत्र, मंगल का मतलब है मंगल सूत्र। और आप जिस अध्याय को पढ़ने चल रहे हैं वो है रात, यानी पूस की रात। रात का मतलब क्या बेटा? पूस की रात। रात का मतलब क्या बेटा? पूस की रात, पूस की रात। बच्चों अगर आप देखें तो प्रेम से है प्रेमाश्रम। प्रेम से क्या बनेगा बेटा? तो आप बोले गुरुजी प्रेम से बनेगा प्रेमाश्रम। प्रेम से क्या बनेगा बेटा? तो प्रेम से बनेगा प्रेमाश्रम। प्रेम से क्या बनेगा बच्चों? प्रेमाश्रम। प्रेम से क्या बनेगा? प्रेमाश्रम। अब फिर से देखो बच्चों, प्रेम से क्या बनता है बच्चों? प्रेमाश्रम बनता है। बच्चों एक गोरे रंग के सैनिक ने, तो गोरा, गोरे से क्या बनेगा बच्चों? गोदान। क्या बनेगा बच्चों? गोदान। और जहां गोदान होता है वहीं आप लिखेंगे गबन। क्या बनेंगे बच्चा? गबन। क्या बनेंगे? गो से गोदान और गा से क्या हो जाएगा बच्चों? गबन हो जाएगा। बच्चों रंग से हो जाएगा रंग भूमि। रंग से क्या होता है बेटा? तो रंग से होता है रंग भूमि। और जहां भूमि लगता है रंग भूमि, तो वहीं आप एक रचना और लिख देंगे कर्म भूमि। रंग भूमि के बाद क्या लिखेंगे? कर्म भूमि लिख दोगे आप लोग। क्या लिख दोगे बच्चा? कर्म भूमि। अब ध्यान से, सैनिक से, तो मेरे प्यारे बच्चों सै से बनेगा सेवा सदन। क्या बनेगा बच्चों? सेवा सदन। सेवा सदन बनेगा, सेवा सदन बनेगा। नी से क्या बनेगा बेटा? तो नी से एक ट्रिक बनेगा निर्बला। नी से क्या बनेगा बच्चों? निर्बला। नी से क्या बनेगा? निर्बला। देखो आप, देखो आप, सेवा सदन, प्रेम, रंग भूमि, कायाकल्प, निर्बला। तो निर्बला का से बनेगा कायाकल्प। का से क्या बनेगा बच्चों? तो का से बनेगा कायाकल्प। का से बनेगा बेटा कायाकल्प। और आप यहां देख रहे होंगे एक लिखा है बूढ़ी काकी। तो भाई बूढ़ी काकी से डायरेक्ट बनेगा बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी से क्या बन जाएगी? बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी। और यहां आप देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर, तो परमेश्वर से बनेगा पंच परमेश्वर। क्या बनेगा बेटा? पंच परमेश्वर। क्या बनेगा? पंच परमेश्वर। तो आप देखो भाई, तो आपने कहा कि जी गुरुजी बताइए, तो ईद की मंगल रात पर प्रेम के नशे पे एक गोरे रंग के सैनिक ने बूढ़ी काकी को क्या माना? परमेश्वर माना। तो आइए विद्यार्थियों, आपको जो मैंने अभी कहानी रटाया है पूस की रात, अब धीरे से पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा सहना आया है। स्त्री मतलब अपनी पत्नी से कहा सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे, किसी तरह इस सहना से मेरा गला तो छूट जाए। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। मुन्नी क्या लगा रही थी? झाड़ू। पीछे फिरकर बोले 3 ही तो रुपए हैं। सोचो यार कितना दर्द, कितनी दर्दनाक कहानी है। 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा? अरे भाई पूस की रात आ रही है, अगर आप 3 रुपए दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? हार का मतलब खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी मेरे पास नहीं है, जाओ। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है,
कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेगे, बला सिर से टल जाएगी, या सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, डील का मतलब डीलिंग कर रहा है, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे, गला तो छूटे इससे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। कंबल के लिए क्या बेटा, कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई, मुन्नी उसके पास से दूर हट गई। उसकी पत्नी का नाम था मुन्नी, मैंने अभी बताया। आंखें तरेसते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, तुम्हारे बस का नहीं है, बहुत देख लिया, जरा सुनो कौन उपाय करोगे। मुन्नी कह रही, जरा सुनो तो कौन उपाय करोगे भाई। कोई खैरात दे देगा कंबल, तुम्हें कोई खैरात में दे देगा कंबल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते। मैंने आपको बताया था कहानी पे कि वो कहती है खेती मत करो, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, मर मर कर काम करो, जो उपज होगा तो बाकी चुकाओ। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज जाए, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या तेरी गाली खाऊं, क्या मैं सैना की गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं। भाई पति की बात आ गई ना। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर आला जो होता है ना, जो दीवार पर अरवा कहते हैं, गांव पे अलमारी कहते हैं, आले पर से रुपए निकाले, लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की ऐसी खेती, मजूरी से ही सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर दे दे धौंस दे। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर उसको देने जा रहा हो। हर एक कदम ऐसा लग रहा था जैसे हृदय निकाल रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट छपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपने पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था, थर 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 थर। खाट के नीचे उसका सगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं 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 कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। भैया नींद कहां से आवे जब इतना ठंड है। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लग रहा है। कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ ठंड में, क्या करूं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं। दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम पर। जबरा, तुमको तो लग रहा था मैं हलवा पूरी खा रहा हूं। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमहाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबड़ा की ठंड पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राण पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही हैं। उर्दू तो फिर एक चिलम पीड़ू, उठू तो एक चिलम भरूं, किसी तरह तो रात कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मग है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। कह रहा है कि ऐसे ऐसे हमारे देवता हैं, अगर जाड़ा चला जाए तो भाग जाए। मरे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल, मजाल है कि जाड़ी गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। अमीरों के पास ऐसे ऐसे मोटे कंबल गद्दे हैं, मजाल है जाड़ा उनके पास चला जाए। अब हल्कू कह रहा, हल्कू आ और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबड़ा भी उठकर बैठ जाता है। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या आ जाता है, बड़ा मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है।
उसकी मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब तुमको जाड़ा नहीं लगेगा। सोचो यार, अपने जानवर मित्र को कितना प्रेम कर रहा है। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा, निश्चय करके लेटा, चाहे जो हो जाए अब की बार सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी करवट लेता रहा, कभी उस करवट पर जाड़ा कभी किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह से ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला दिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे नहीं मिला था। जब उसने अपने कुत्ते को हृदय से लगाया, ऐसा सुख का अनुभव कर रहा था जैसे बरसों से उसको सुख नहीं मिला होगा। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी सी तत्परता से गले नहीं लगाया था आज तक। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर फूंकने। हल्कू ने उसे कई बार छुआकर बुलाया अपने पास। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर चूकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। ऐसे करके फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी? सप्तर्षि अभी आकाश में आधे ही नहीं चढ़े थे। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सबोरा होगा। अभी पहर बाकी है, सप्तर्षि अभी आधे भी नहीं चढ़े हैं। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था, पर जरसुरी हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब टापूं। रात तो कोई मुझे पट्टियां बटोरते देखे तो मैं समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठा नहीं रहा जाता। उसने पास से अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर टाप लेते। ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात क्या है, बहुत बाकी। जबरा ने कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर क्या हो चका बढ़ चला। बगीचे में घुप अंधेरा हुआ था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओठ की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू के लिए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आंख जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियां का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे। वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। वो सोच रहा था पत्तियां जलेंगी, पूरी ठंड भस्म हो जाएगी। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ रहा था। जो आग जला था, ऐसा लग रहा था कि ये नौका विहार हो रहा है। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा दी और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्भ को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बरना ने कू करके मानो कहा, क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह पाए न सूझी नहीं, इतनी ठंड ना खाते। जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें।
देखे कौन कौन निकल जाता है, अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जबरा ने अग्निराज की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा भी लपटने लगी, पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द में घूम घूम कर पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। फिर वह कूदा, 18 और अलाव इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी। जैसे राग में जब हवा आती है तो थोड़ा सा गर्म लगती है, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज से सांप कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चल रही है। उनके चबाने की आवाज चरचर कर रही थी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। हल्कू ने कहा कि जब जबरा है तो कोई जानवर आ नहीं सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंडाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से हिला नहीं। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो 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 लिहो। जबरा भूख उठता। जानवर खेत चल रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा। 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का झोंका लगा कि फिर वह बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुदेड़ कर अपनी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अब कर्मणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए, उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं, मैंने बताया था ना। दोनों फिर खेत की डाह पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित लेता था, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात ठंड में यहां सोना ना पड़ेगा। क्या मतलब यार कहानी थी, बताओ। पूरा खेत बर्बाद हुआ, लेकिन हल्कू को लग रहा था अब सोना नहीं पड़ेगा। आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। हल्कू कंबल के पैसे सेना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? हल्कू कथा सम्राट प्रेमचंद विरचित पूस की रात शीर्षक कहानी का सर्व प्रमुख पात्र है। वह एक अत्यंत निर्धन किसान है। उसने किसी तरह काट कपट कर कंबल के लिए 3 रुपए जमा कर रखे थे। दूसरा, मुन्नी की नजर में खेती और मजूरी में क्या अंतर है? वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है? मुन्नी कथानायक हल्कू की पत्नी है। उसकी नजर में खेती और मजूरी में बड़ा अंतर है। वह जानती है खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वह खेती है, जबकि बिना खेत बधार का आदमी जहां तहां काम करता है वह मजूरी है। मुन्नी को लगता है कि जब खेती अपनी है तो पैसा अपना ही होगा। पैसा क्या होगा? अपना होगा। लेकिन जब खेती नहीं है तो पैसा अपना नहीं होगा। हल्कू खेत पर कहां और कैसे रात बिता रहा था? पूस की रात में हल्कू अपने खेत के किनारे बनी ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस से खटोले पर था और उसके पास कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पुराने गाढ़े की चादर के सिवाय और कुछ नहीं था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबड़ा था। दोनों ठंड से थर-थर कांप रहे थे। हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया? याद करो, हल्कू और जबरा दोनों पूस की रात में खेत पर ठंड से कांप रहे थे। उन्हें तनिक भी नींद नहीं आ रही थी। ठंड में कहां नींद आएगी भैया? तब अंत में हल्कू पूस की रात काटने के लिए जबरा को यह आश्वासन देता है कि आज भर किसी तरह जाड़ा बर्दाश्त कर लो,
कल से यहां पुलाव बिछा दूंगा, तुम उसी में घुसकर बैठना, तब तुम्हें जाड़ा ना लगेगा। हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। इसके पीछे का क्या कारण था? हल्कू और जबरा दोनों ही भीषण जाड़े का सामना कर रहे थे, किंतु जब हल्कू से ना रहा गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया। उसके इस आत्मीय भाव को समझकर ही हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है? भाई बिल्कुल कहेगा, एक मित्र भी इतना साथ नहीं देता, एक भाई भी इतना साथ नहीं देता जितना वो कुत्ता साथ दे रहा था। मैत्री की बात बहुधा एक समान दो प्राणियों के बीच कही सुनी जाती है, परंतु उस की रात कहानी में हल्कू मनुष्य और जबरा कुत्ता के बीच मैत्री भाव प्रदर्शित है। लेकिन उन दोनों के बीच मित्रता का जो संबंध है वह सच्चे मित्र के समान है। उनमें परस्पर एक दूसरे के भाव, विचारों और सुख दुख को समझने की संवेदना है। तभी तो उसके साथ खेत में गया था बेटा। हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है? सप्तऋषि को देखता है, कहता है अभी ये तो चढ़े नहीं है, रात अभी बाकी है। तो आप देख सकते हो हल्कू से पूस की कड़ाके की ठंड भरी रात जब कांटे नहीं कट रही थी, तब उसने आकाश की तरफ झांका हुआ देखता है कि सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। अतः वह समझ जाता है कि रात अभी बाकी है। जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है? याद करो, लाख कोशिश करने के बावजूद जब हल्कू ठंड से बचकर सो नहीं पाता तो वह वहां से कोई एक गोले के टप्पे पर लगे आम के बगीचे में चला जाता है। उसने अरहर के पौधों की झाड़ू बनाई और उसी झाड़ू से नीचे बिखरी ढेर सारी पत्तियों को बटोर कर जमा कर लेता है। जब बहुत सारी सूखी पत्तियां जमा हो जाती है तो वह उसमें आग लगाता है और ठंड से क्या करता है? बचता है। लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है? निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं? लेखक ने पवन को निर्दय कहा है। निर्दय का तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जिसमें दया ना हो। पूस की रात में एक ऐसे ही असहनीय जाड़ा पड़ रहा था, उसमें भी हवाओं का बहना तो एकदम कह ढा रहा था। पवन द्वारा पत्तियों को कुचल जाने से मतलब यह है कि जैसे कोई समर्थ आदमी कमजोर को कुछ नहीं समझता, वैसे निष्ठुर पवन बेजान पत्तियों पर से गुजर रहा था। आग तापते हुए हल्कू कैसे क्रीड़ा करता है, अपने शब्दों में वर्णन करें। आप अपने शब्दों पर वर्णन करें बच्चों। जब अलाव की आग के कारण सर्द पड़े हल्कू को ठंड से राहत मिलती है तो उसके शरीर में थोड़ी गर्मी आती है। उसकी विनोद वृत्ति जागृत हो जाती है। विनोद मतलब प्रसन्न वृत्ति। वह छलांग लगाकर अलाव की इस पार से उस पार फांद लगाता है। ऐसा ही करने को जबड़ा से भी कहता है। जबड़ा ठंड का समय है। बच्चों आप समझो, हल्कू की ये ऐसी कहानी जो दिल को राहत देती है। विद्यार्थियों अगर ये कहानी पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। जय जवान, जय विज्ञान, जय किसान, जय भीम, जय भारत। बच्चों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी कहानियां लेकर मैं आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल गाइस।